Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are fine. I am महिमा डब्बास और हम कर रहे थे क्लास 10th पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर पॉलिटिकल पार्टीज़। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे अबाउट नेशनल पार्टीज़ एंड स्टेट पार्टीज़। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो इंडिया में हर एक पार्टी रजिस्टर्ड है इलेक्शन कमीशन के पास। इलेक्शन कमीशन हर एक पार्टी को इक्वली ट्रीट करता है, लेकिन ये कुछ स्पेशल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराता है जो लार्ज मतलब जो बड़ी बड़ी पार्टीज़ हैं हमारी कंट्रीज़ में उनको। लाइक इलेक्शन कमीशन इन पार्टीज़ को कुछ यूनिक सिंबल्स दे देता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल बीजेपी का सिंबल है लोटस। लोटस सिंबल सिर्फ बीजेपी के पास ही होगा और बीजेपी की ही ऑफिशियल कैंडिडेट्स जो हैं वही इस सिंबल को यूज़ कर सकते हैं। बीजेपी के अलावा इन सिंबल्स को कोई भी यूज़ नहीं कर सकता। जिन पार्टीज़ को ये यूनिक सिंबल्स दिए जाते हैं और बाकी की कुछ जो स्पेशल फैसिलिटीज़ हैं वो प्रोवाइड कराई जाती हैं, उनको इलेक्शन कमीशन के थ्रू एज अ रिकॉग्नाइज्ड पार्टी कंसीडर किया जाता है। रिकॉग्नाइज्ड पार्टी बनने के लिए भी कुछ क्राइटेरिया होता है, मतलब कुछ एक पर्टिकुलर परसेंटेज ऑफ वोट्स और कुछ पर्टिकुलर नंबर ऑफ सीट्स चाहिए एक रिकॉग्नाइज्ड पार्टी बनने के लिए। अगर कोई पार्टी एटलीस्ट 6% ऑफ वोट सिक्योर कर लेती है इन लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी जो स्टेट के इलेक्शंस होते हैं उनमें, और लेजिस्लेटिव असेंबली में ही 2 सीट्स अगर वो जीत जाती हैं, तो उसको एज अ स्टेट पार्टी रिकॉग्नाइज किया जाएगा। और अगर कोई पार्टी एटलीस्ट 6% ऑफ वोट सिक्योर कर लेती है इन दी लोकसभा इलेक्शंस, या फिर अगर कोई पार्टी 4 अलग अलग स्टेट्स के लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ में हर एक स्टेट से 6% वोट सिक्योर कर लेती है और उसके साथ ही 4 सीट्स जीत जाती हैं इन दी लोकसभा इलेक्शंस, तो उसको एज अ नेशनल पार्टी रिकॉग्नाइज किया जाएगा। सो अकॉर्डिंग टू दिस क्राइटेरिया 2019 के इलेक्शंस के हिसाब से इंडिया में 7 रिकॉग्नाइज्ड नेशनल पार्टीज़ हैं। सो अब हमारा टॉपिक है नेशनल पार्टीज़। अब हम इन 7 पार्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। सो आवर फर्स्ट पार्टी इज़ ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। इस पार्टी को लॉन्च किया था 1 जनवरी 1998 में अंडर द लीडरशिप ऑफ ममता बनर्जी, और इसको 2016 में एज अ नेशनल पार्टी रिकॉग्नाइज किया गया। पार्टी के सिंबल्स हैं फ्लावर्स एंड ग्रास, और ये कमिटेड है टू सेक्युलरिज्म एंड फेडरलिज्म। ये पार्टी 2011 से वेस्ट बंगाल में पावर में है और इसकी प्रेजेंस अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा में भी है। 2019 के जनरल इलेक्शंस में इसको 4.07% वोट्स मिले थे और इसने 22 सीट्स को जीता था। नेक्स्ट पार्टी इज़ बहुजन समाज पार्टी। इट वॉज फॉर्म्ड इन 1984 अंडर द लीडरशिप ऑफ कांशीराम। ये रिप्रेजेंट करती है बहुजन समाज के लोगों को। बहुजन समाज में आता है जो दलित्स होते हैं, ओबीसीज होते हैं, या फिर कोई भी रिलीजियस माइनॉरिटीज़ होती हैं, वो सब बहुजन समाज में आते हैं। ये पार्टी साहू महाराज, महात्मा फूले, पेरियर रामास्वामी नायकर और बाबा साहेब अम्बेडकर से इंस्पायर्ड है, और ये पार्टीज जो दलित्स और जो ओप्रेस्ड पीपल हैं हमारी सोसाइटी में उनके वेलफेयर के लिए काम करती है और उनके इंटरेस्ट में स्टैंड लेती है। इसका मेन बेस है उत्तर प्रदेश में, लेकिन कुछ और स्टेट्स में लाइक मध्य प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, उत्तराखंड, इनमें भी ये कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत इसकी प्रेजेंस है। बहुजन समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश में कई बार गवर्नमेंट बनाई है विद द सपोर्ट ऑफ अदर पार्टीज़। 2019 के इलेक्शंस में इसको 3.63% वोट्स मिले थे और इसने 10 सीट्स जीती थी। नेक्स्ट पार्टी इज़ भारतीय जनता पार्टी, जिसको हम बीजेपी भी बोलते हैं। 1951 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने एक पार्टी बनाई भारतीय जनसंघ, उसमें से निकल के 1980 में पार्टी बनी थी भारतीय जनता पार्टी। ये पार्टी एंशिएंट इंडिया के कल्चर और वैल्यूज़ को यूज़ करके एक मॉडर्न और स्ट्रॉन्ग इंडिया बनाना चाहती है। इस पार्टी की आइडियोलॉजी है हिंदुत्व। हिंदुत्व का मतलब होता है कल्चरल नेशनलिज्म। बीजेपी का मानना है कि जो कल्चरल नेशनलिज्म है वो एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है इंडियन नेशनहुड और इंडियन पॉलिटिक्स के लिए। बीजेपी जम्मू एंड कश्मीर का फुल टेरिटोरियल एंड पॉलिटिकल इंटीग्रेशन चाहती है। आर्टिकल 370 हटने के बाद पॉलिटिकल इंटीग्रेशन तो गवर्नमेंट को जम्मू एंड कश्मीर का मिल गया। जो पीओके है यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जो कश्मीर का हिस्सा पाकिस्तान ने कब्जा लिया था, बीजेपी चाहती है कि वो वापस हम इंडिया में लेके आएँ और कंप्लीट जम्मू एंड कश्मीर को इंडियन गवर्नमेंट के अंडर लाके रख दें। और बीजेपी यूनिफॉर्म सिविल कोड भी इंडिया में लाना चाहती है।
यूनिफॉर्म सिविल कोड में होता है कि हर एक इंसान को सेम पॉलिसी के हिसाब से ही गवर्न किया जाएगा इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन। और ये रिलीजियस कन्वर्जन्स पे भी बैन लगाना चाहती है। 1990 से जो बीजेपी का सपोर्ट है वो इंडिया में इंक्रीज होता गया। पहले बीजेपी नॉर्थ, वेस्ट और अर्बन एरियाज में ही प्रेजेंट थी, लेकिन फिर बीजेपी ने अपनी पावर को एक्सपैंड किया और अब बीजेपी हर जगह पाई जाती है, यानी साउथ में, वेस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में और रूरल एरियाज़ में भी बीजेपी की प्रेजेंस है। लोकसभा इलेक्शन के टाइम में इंडिया में दो मेजर अलायंसेस बनती हैं, एक है एनडीए और एक है यूपीए। एनडीए यानी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जिसकी लीडर है बीजेपी। 1998 में एनडीए को लीड करके बीजेपी ने गवर्नमेंट बनाई। एनडीए में बीजेपी लीडर है और बाकी की जो पार्टीज है वो रीजनल पार्टीज हैं। बीजेपी एज अ लार्जेस्ट पार्टी एमर्ज हुई इन 2019 लोकसभा इलेक्शंस। इसने 303 सीट्स अकेले जीती थी। अभी करंटली सेंटर में एनडीए की गवर्नमेंट है जिसकी लीडर है बीजेपी। नेक्स्ट पार्टी इज कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। ये बनी थी 1925 में। ये मार्क्सिज्म, लेनिनिज्म, सेक्युलरिज्म एंड डेमोक्रेसी में बिलीव करती है। ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को सपोर्ट करती है और एक्सेप्ट करती है। मतलब इनका मानना है कि जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो जो वीकर सेक्शन है सोसाइटी के उनको भी ध्यान में रख के अपनी पॉलिसीज़ बनाएंगी। 1964 में सीपीआई में स्प्लिट हो गया और एक नई पार्टी बनी सीपीआईएम। उसके बाद से सीपीआई की जो पावर है या जो सीपीआई का प्रेजेंस है वो बहुत कम हो गया इंडिया में। अभी केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पंजाब में इसकी सिग्निफिकेंट प्रेजेंस ही देखी जाती है। ईयर बाय ईयर जो सीपीआई का सपोर्ट बेस है वो डिक्लाइन होता आया है, कम होता हुआ आया है। इसने 2019 के इलेक्शन में 1% से भी सिक्योर किए थे और 2 सीट्स जीती थी। और इसका मानना है कि जितनी भी लेफ्टिस्ट पार्टीज़ हैं वो सारी एक साथ आके एक स्ट्रॉन्ग लेफ्ट फ्रंट बनाएं। नेक्स्ट पार्टी इज कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट यानी सीपीआईएम। ये 1964 में सीपीआई के स्प्लिट होने के बाद पार्टी बनी थी। ये पार्टी भी मार्क्सिज्म और लेनिनिज्म में बिलीव करती है और ये सेक्युलरिज्म, सोशलिज्म और डेमोक्रेसी को सपोर्ट करती है और इम्पेरियलिज्म एंड कम्युनलिज्म को ओपोज करती है। और ये डेमोक्रेटिक इलेक्शंस को भी सपोर्ट करती है। उनको यही लगता है कि जो वीकर सेक्शन है हमारी सोसाइटी के, उनके लिए डेमोक्रेटिक इलेक्शंस बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हैं। इसको बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट मिलता है फ्रॉम वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और केरला में। स्पेशली जो वीकर सेक्शंस हैं, मतलब जो पुअर लेबरर्स हैं या फैक्ट्री वर्कर्स हैं, उनसे इसको ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। ये वेस्ट बंगाल में विदाउट अ ब्रेक 34 ईयर्स के लिए पावर में थी और 2019 के जनरल इलेक्शंस में इसने 1.75% वोट्स सिक्योर किए थे और 3 सीट्स जीती थी। नेक्स्ट पार्टी इज़ इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसको हम कांग्रेस पार्टी भी बोलते हैं। ये वर्ल्ड की वन ऑफ द ओल्डेस्ट पार्टीज़ में से एक है। ये 1885 में बनी थी और उसके बाद से इसने बहुत सारे स्प्लिट्स को एक्सपीरियंस किया है। इसने एक समय में बहुत ही ज़्यादा डोमिनेंट रोल प्ले किया था एट नेशनल एंड स्टेट लेवल्स। मतलब एक टाइम ऐसा था कि नेशनल मतलब सेंटर में भी कांग्रेस पार्टी ही गवर्नमेंट बना रही है और हर एक स्टेट में भी कांग्रेस पार्टी ही गवर्नमेंट बना रही है। जवाहरलाल नेहरू की लीडरशिप के अंडर इस पार्टी ने इंडिया को मॉडर्न सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाया है। इंडिपेंडेंस के बाद 1977 तक ये कॉन्टिन्यूसली रूल करती रही सेंटर पे। फिर 1980 से लेकर 1987 तक इसने रूल किया। आफ्टर 1989 इसका जो सपोर्ट था वो कम होता गया, लेकिन फिर भी इसकी प्रेजेंस इंडिया में हर जगह रही। ये आइडियोलॉजिकली एक सेंट्रिस्ट पार्टी है, यानी ना तो ये लेफ्टिस्ट पार्टी है और ना ही ये राइटिस्ट पार्टी है। ये दोनों को ही सपोर्ट करती है और ये सेक्युलरिज्म में बिलीव करती है और जो वीकर सेक्शन है सोसाइटी के उनके लिए काम करती है। जो मेजर 2 अलायंसेस लोकसभा इलेक्शंस की मैंने आपको बताई थी, एनडीए और यूपीए। एनडीए का लीडर तो हमें पता लग गया बीजेपी है, लेकिन यूपीए का जो लीडर है वो है कांग्रेस पार्टी। 2004 से लेकर 2019 तक यूपीए को इसने लीड किया है। 2019 के लोकसभा इलेक्शंस में 19.5% वोट सिक्योर किए थे कांग्रेस पार्टी ने और इसने 52 सीट्स को जीता था। लास्ट पार्टी है नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। ये पार्टी गांधीयन सेक्युलरिज्म, इक्विटी, सोशल जस्टिस और फेडरलिज्म में बिलीव करती है। ये एक मेजर पार्टी है इन महाराष्ट्र और इसकी थोड़ी बहुत प्रेजेंस मणिपुर, मेघालय और असम में भी है।
ये कांग्रेस पार्टी के साथ कोलिशन अलायंस में है इन महाराष्ट्र सिंस 2004 और 2004 से ही यूपीए की मेंबर है। 2019 के इलेक्शंस में इसको 1.4% वोट्स मिले थे और इसने 5 सीट्स को जीता था। सो आवर लास्ट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो इज स्टेट पार्टीज। सो जो ये 7 मेजर पार्टीज़ हैं, इनके अलावा भी कुछ ऐसी मेजर पार्टीज़ हैं जिनको इलेक्शन कमीशन के थ्रू रिकॉग्नाइज किया जाता है एज अ स्टेट पार्टी। कॉमनली हम इनको रीजनल पार्टीज़ भी बोलते हैं। बेशक ये स्टेट पार्टीज़ हैं और इतना वोट शेयर इनके पास नहीं है कि ये नेशनल पार्टीज़ बन सके, लेकिन फिर भी लोकसभा इलेक्शंस में ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। पार्टीज़ लाइक समाजवादी पार्टी एंड राष्ट्रीय जनता दल, इनके पास भी नेशनल लेवल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनकी कुछ यूनिट्स जो हैं वो अलग अलग स्टेट्स में काम करती हैं। बहुत सारी ऐसी स्टेट पार्टीज़ हैं जो स्टेट में इलेक्शन लड़ती हैं और उसके बाद लोकसभा इलेक्शंस में नेशनल पार्टीज़ को इलेक्शन जितवाने में हेल्प करती हैं। मतलब वो उनके साथ अलायंस में आके जुड़ जाती हैं जिससे कि नेशनल पार्टीज़ को सपोर्ट मिलता है और वो गवर्नमेंट बना लेती हैं। मतलब ये रीजनल पार्टीज़ हैं और स्टेट तक ही इनकी लिमिट्स हैं, लेकिन फिर भी ये लोकसभा इलेक्शन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। लेकिन अगर पिछले 30 सालों को हम देखें तो इन पार्टीज़ का नंबर प्लस इनकी जो पावर है उसमें बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंशन आया है और इसी वजह से जो हमारा इंडियन पार्लियामेंट है उसके अंदर डाइवर्सिटी देखी जाती है। 2014 के इलेक्शन से पहले किसी भी पार्टी ने अकेले मेजॉरिटी ऑफ वोट्स सिक्योर नहीं किए थे जिससे कि वो गवर्नमेंट बना सके और इसी वजह से जो नेशनल पार्टीज़ है वो मजबूर हो जाती हैं स्टेट पार्टीज़ के साथ अलायंस बनाने के लिए। 1996 से लेके अब तक ऑलमोस्ट हर एक स्टेट पार्टी को मौका मिला है नेशनल अलायंस के साथ जुड़ने का और कोलिशन गवर्नमेंट बनाने का और इसी वजह से हमारी कंट्री का फेडरल और डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर और स्ट्रेंथन हो गया। सो दैट्स इट। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे अबाउट चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज़ एंड हाउ पार्टीज़ कैन बी रिफॉर्म्ड। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी सो यू नो द ड्रिल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड स्टे सेफ।